हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पादप में जनन, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, आप लोग को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ खाली स्थान दिया हुआ रहेगा जिसमें आपको सही शब्दों के साथ उसको फिल करना है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर है डायरेक्ट उत्तर लिख दिया गया है, ठीक है। आप लोग इतना बड़ा मत देखिए, आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन उतारना है और इसका उत्तर को लिखना है। तो पहला क्या हो जाएगा, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन के प्रक्रम को डैश कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखा गया है, तो कायिक परिवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक परिवर्धन। फिर ख नंबर में क्या है, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा केवल मादा अंग होता है डैश कहते हैं। तो उन्हें कहा जाता है एक लिंगी। जिनमें केवल एक ही नर एवं मादा के अंग होते हैं उन्हें एक लिंगी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद गौ नंबर क्या है, परागकणों का उसी अथवा उसी रूप में अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र का स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं परागन। क्या कहते हैं, इसको परागन कहा जाता है। फिर घ नंबर में क्या है, नर और मादा युग्मकों के युग्मन डैश कहलाता है। तो नर और मादा युग्मकों के युग्मन को जो है निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। फिर 4 नंबर में क्या है, बीज प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है। तो बीज प्रकीर्णन जो है हवा, पानी और जीवों के द्वारा होता है। किन किन चीजों से होता है, तो हवा, पानी और जीव से। तो इसके आंसर को आप लोग लिख लीजिएगा। पहला का हो जाएगा कायिक प्रवर्धन, दूसरा का एक लिंगी, तीसरे नंबर का आपका हो जाएगा परागन, और चौथे का हो जाएगा निषेचन, और पांचवे का हो जाएगा हवा, पानी और जीव। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें, प्रत्येक के उदाहरण दे। तो अलैंगिक जनन उस जनन को कहा जाता है जिसमें लिंग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसके विभिन्न विधियों का हम लोग को वर्णन करना है और प्रत्येक का उदाहरण भी देते हुए चलना है। तो इसका उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही अपने नए पादप उत्पन्न करता है। इसकी विभिन्न विधियां निम्नलिखित है। मतलब अलैंगिक जनन में जो है बिना बीजों के ही नए पादप उग जाते हैं, ठीक है। तो इसके कौन कौन सी विधियां हैं, तो पहला विधि है कायिक प्रवर्धन। क्या नाम है विधि का, कायिक परिवर्तन। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में पादप के मूल, तने अथवा कुली यानी मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त किए जाते हैं। मतलब इस कायिक प्रवर्धन में जो है पेड़ों की मूल, तना, पत्ती या मुकुल से जो है नए प्रकार के पौधे प्राप्त किए जाते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा गुलाब, बायोफ्रिलियम, आलू और अदरक। ये जो है एक कायिक प्रवर्धन के उदाहरण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, गुलाब का है अक्ष के जड़ी कलिका कायिक प्रवर्धिका, और अदरक का अंकुरन। ये जो है कायिक प्रवर्धन का उदाहरण हो गए। फिर आगे है मुकुलन। तो मुकुलन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन की विधि है। इस विधि में कोशिका में बाहर की ओर छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली बनाता है जो क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से अलग होकर नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण ईस्ट। तो इसमें जानते क्या होता है, इसमें ये कोई पेड़ हो गया, ठीक है। इसके साइड में ही कोई एक तना निकल जाएगा, और जब वो तना बड़ा होगा तो आगे जाकर इससे छूट जाएगा और एक अलग पेड़ बन जाएगा, ठीक है। इसे ही मुकुलन कहा जाता है। इसका उदाहरण में क्या है, इसके उदाहरण में ईस्ट को लिया गया है। तो कैसे होता है, इसका प्रक्रम भी दिखाया गया है चित्र में। पहले ईस्ट कोशिका होगा, फिर ईस्ट कोशिका का ही एक भाग जो है टूटकर अलग पेड़ पौधा बन जाएगा, ठीक है। मुकुलन क्लियर हो गया। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे है खंडन। कौन सा विधि है, खंडन है। जब एक ही जीव 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाते हैं, ये खंड अथवा टुकड़े वृद्धि करने
करके नए जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जब कोई एक जीव है, ठीक है, वो एक जीव कई भागों में टूट जाता है या खंडित हो जाता है तो उसे खंडन विधि कहा जाता है। और खंडन विधि से किनका जन्म होता है? तो शैवाल और कवक। किनका? तो शैवाल और कवक का। यहाँ पर इसका पिक्चर भी दिखाया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या है? फिर है आपका बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु निर्माण में क्या होता है? इसमें कुछ जीव अधिक बीजाणुओं का निर्माण करते हैं जो निम्नयुक्त होकर हवा में तैरते रहते हैं। हल्के होने के कारण ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। ये बीजाणु उच्च ताप एवं निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये जिंदा रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण में कवक और फर्न। तो इसमें क्या होता है बीजाणु प्रक्रम में कि एक कोई पौधा है, ठीक है, उसके फूल में बहुत सारे जो है छोटे छोटे बीज होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बीजाणु होते हैं। वो जब हवा में उड़ जाते हैं तो कहीं ऐसी जगह में जहाँ पर उनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है वहाँ चलकर जो है वो लोग अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो बीजाणु निर्माण भी आप लोग समझ चुके हैं। बीजाणु, फिर ये इसका पिक्चर भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया है, समझ चुके हैं आप लोग। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है? पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। तो पादपों में जो है लैंगिक जनन के प्रक्रम को हमें समझाना है। तो इसको हम लोग कैसे समझाएंगे? तो लैंगिक जनन में 2 जनन होते हैं। लैंगिक जनन में कितने जनन होते हैं? तो 2, नर और मादा। नर और मादा युग्मकों के युग्मन को युग्मनज बनता है जो बाद में एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो पादप में जनन जानते कैसे होता है? जब नर और मादा आपस में साथ में मिलते हैं ना पेड़ पौधों में, तो उससे जो है युग्मनज बनता है। युग्मनज जब बनता है, युग्मनज आगे जाकर एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 भी उम्मीद है आप समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच अंतर बताइए। तो हमें जो है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच में अंतर बताना है। तो इसको पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, एक साइड में अलैंगिक जनन और एक साइड में लैंगिक जनन। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। मतलब अलैंगिक जनन में जो है केवल एक जनक की आवश्यकता होती है और लैंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों जनक की आवश्यकता होती है। फिर दूसरे पॉइंट में क्या है? नए जीव सामान्यतः जनक जीव के समान होते हैं। मतलब जो नए जीव होते हैं ना वो बिल्कुल ही जनक जीव की तरह ही दिखते हैं, ठीक है, सेम टू सेम होते हैं। फिर उसके बाद लैंगिक जनन में क्या है? नए जीव दोनों जनक जीवों के गुणों से संपन्न होते हैं। मतलब जो नए जीव होते हैं लैंगिक जनन में वो दोनों जीव जो नर और मादा थे उनके जीवों के गुणों से ही संपन्न होते हैं, उनके गुणों से ही बने होते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में क्या है इसका अंतर? हाइड्रा, स्पाइरोगायरा आदि अलैंगिक जनन प्रजनन दिखाते हैं। मतलब जो हाइड्रा और स्पाइरोगायरा है ना इनमें अलैंगिक जनन का प्रजनन होता है। फिर इसके बाद लैंगिक जनन किनमें होता है? तो मानव में, कीड़ों में, जानवर आदि लैंगिक जनन दिखाते हैं। मतलब जो मानव, कीड़े और जानवर होते हैं इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 भी आप लोग समझ चुके हैं, क्लियर है 4 नंबर। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है? किसी पुष्प के चित्र खींचकर उसके जनन अंग को निम्नांकित कीजिए। अर्थात हमें जो है किसी पुष्प यानी फूल का चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद उस फूल के विभिन्न भागों का हम लोग को नाम लिखना है, आपको उसके बारे में बताना है। तो मैंने जैसे चित्र बनाया है ना यहाँ पर, आपको भी ऐसे सेम टू सेम पिक्चर बनाना है और उसमें जो है जो जो नाम मैं बता रहा हूँ उन सभी नामों को आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये पुष्प बन गया है। इस पुष्प का जो ये वाला भाग होता है, सबसे ऊपर वाला भाग जो ये पंखुड़ी टाइप का होता है ना, पंखुड़ी नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको? इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। फिर उसके जस्ट नीचे जो भाग गया है इसको कहते हैं वर्तिका। इसको क्या कहा जाता है? वर्तिका। फिर ये जो फूल टाइप का जो पीला पीला रंग का दिख रहा है आपको, ये है परागकोश।
ये क्या है, परागकोश, और उसके जो नीचे एक डंडी टाइप का है इसको कहा जाता है तंतु। जो परागकोश के जो फूल होता है ना पीले रंग का, उसे तंतु कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है आपका पंखुड़ी है, क्या है, ये जो लाल लाल दिख रहा है आपको, ये सारे पंखुड़ियां हैं। फिर उसके बाद ये जो नीचे है ना, ये जो फूल के नीचे होता है, जो इसको प्रोटेक्शन देता है, इसकी रक्षा करता है, इसको कहते हैं बाह्य दल। और जो एकदम अंदर में होता है, जिसमें बीज होता है, उसे कहा जाता है अंडाशय। उसे क्या कहते हैं इस जगह के भाग को, तो उसे अंडाशय कहा जाता है। तो ये जो परागकोश होता है ना, परागकोश और तंतु, ये पुंकेसर कहा जाता है। जो परागकोश और तंतु होता है इन्हें पुंकेसर कहा जाता है। और जो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों होते हैं, इनको कहा जाता है स्त्रीकेसर। इन दो अंतर को आप याद रखिएगा, इन तीनों को कहा जाता है स्त्रीकेसर और परागकोश और तंतु को कहा जाता है पुंकेसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, स्वपरागन और परपरागन के बीच अंतर बताइए। तो हमें जो है स्वपरागन और परपरागन के बीच अंतर बताना है। क्या क्या अंतर होगा इसमें, तो ज्यादा नहीं बल्कि 3 अंतर को ही आपको लिखना है, ठीक है। 3 अंतर कौन कौन से हैं, एक साइड में आपको लिखना है स्वपरागन और एक साइड में लिखना है परपरागन। तो पहला क्रम संख्या क्या होगा अंतर में, वर्तिकाग्र पर उसी फूल का परागकण स्थानांतरित होते हैं। मतलब वर्तिकाग्र जो है ना, उसमें उसी फूल का जो है, उसी फूल का परागण ही स्थानांतरित हो सकता है। जबकि पर परागण में परागकणों के विभिन्न फूलों के वर्तिकाग्र का स्थानांतरित किया जाता है। मतलब जो पर परागण होता है उसमें विभिन्न बहुत सारे फूलों का जो है वर्तिकाग्र स्थानांतरित हो सकता है, किया जा सकता है। फिर 2 नंबर में क्या है, परागन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो स्वपरागन है इसमें परागन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि पर परागन में परागन के लिए हवा, पानी, कीड़े आदि माध्यमों की आवश्यकता होती है। मतलब पर परागन जो होता है ना, वो किसी पर अर्थात किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। तो दूसरे चीज में फूलों के लिए क्या क्या काम करता है, तो हवा, पानी और कीड़े इसके माध्यम की आवश्यकता करते हैं। फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट में क्या है, इसका उदाहरण है मूंगफली और सूरजमुखी। जो मूंगफली, सूरजमुखी है वो स्वपरागन के उदाहरण है। जबकि आम, गुलाब और फूलों के अधिकांश पौधे जो है पर परागन के उदाहरण है। अर्थात जो आम, गुलाब और फूल हम लोग देखते हैं, जो एक पौधे से नए पौधे निकलते हैं, वो पर परागन का उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग का क्लियर हो गया है। क्लियर है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आप लोग, पुष्पों के निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। तो पुष्पों के निषेचन का प्रक्रम संपन्न विधि हम लोग को बताना है। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, परागन द्वारा परागकण उपयुक्त वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। इसके पश्चात नर युग्मक का अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना निषेचन कहलाता है। इसके लिए परागकण में एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से हुई होती है, जिसे बीजांड तक पहुंचाती है। मतलब जो परागन होता है ना, परागन द्वारा जो परागकण होता है, परागकण कहा जाता है जो पीला पीला टाइप का, आप अगर अड़हुल फूल देखे होंगे उसमें जो है पीला पीला टाइप का, अगर छुइएगा तो आपका हाथ में लगेगा, ठीक है। उसे ही परागकण कहा जाता है। कण मतलब होता है दाना, जो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। इसमें जो है नर युग्मक जो है ना, ये परागकण जो है नर का उदाहरण है, ठीक है। और ये जो है अंडाशय जो मादा का भाग होता है उसमें निषेचन तक पहुंचता है। इसमें एक नाली विकसित होती है जिसमें जो है वो नाली से परागकण होता हुआ बीजांड तक पहुंचता है, जिससे निषेचन जो है संपूर्ण होता है। तो इसका यहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ है, इस पिक्चर को मैं आपको समझा देता हूँ। ये कोई बीजांड है, फूल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले ऊपर में मैंने बताया आपको परागकण होगा, फिर वर्तिका होगा। उस वर्तिका से जो है पराग नली के द्वारा होते हुए नर युग्मक अंडाशय तक पहुंचेगा, और नर युग्मक जब मादा युग्मक से मिलेगा तो दोनों का निषेचन संपन्न हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग का क्लियर हो चुका है, समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है बीजों के प्रकीर्णन की विधियों का वर्णन करें। तो हमें जो है बीजों की विभिन्न प्रकार की विधियों, प्रकीर्णन की विधियों का वर्णन करना है। तो हम लोग लिखेंगे इसमें क्या, बीजों के प्रकीर्णन के विभिन्न तरीके निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं, तो पहला हो जाएगा हवा के द्वारा। बीजों का प्रकीर्णन में जो है हवा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हवा द्वारा में हम इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, कुछ पौधे के बीज हल्के वजन के होते हैं, मतलब जो कोई पौधे ऐसे होते हैं जिनका बीज हल्का होता है, उन पर कुछ बाल जैसी या पंख जैसी संरचना मौजूद होती है। इस तरह के बीज हवा में उड़ते और दूर तक फैल जाते हैं। उदाहरण सहजन, द्विफुल, सूरजमुखी, मंदार आदि के बीज। तो ये जो है आपका हवा द्वारा प्रकीर्णन का उदाहरण हो गया। फिर आगे अब क्या है, आगे है पानी द्वारा। पानी द्वारा भी जो है बीजों का प्रकीर्णन होता है, ठीक है। तो पानी से बीजों का प्रकीर्णन मुख्यतः जलीय पौधे या जलीय निकाय के पास बढ़ने वाले पौधों में होता है। उदाहरण के लिए नारियल के बीज में एक सख्त रेशेदार आवरण होता है जिसके अंदर बहुत हवा होती है। यह नारियल बीजों को पानी तक तैरने में मदद करता है, ठीक है। तो ये पानी द्वारा जो है प्रकीर्णन का उदाहरण हम लोगों ने देखा। फिर अब क्या है, आगे है जानवरों द्वारा। जानवरों द्वारा भी जो है बीजों का प्रकीर्णन एक जगह से दूसरी जगह होता है। कुछ बीजों को कांटेदार हुक की तरह संरचना होती है, मतलब कई ऐसे बीज होते हैं जो कांटेदार हुक की तरह उनकी संरचना होती है। ये जानवरों के शरीर में चिपक जाते हैं और विभिन्न स्थानों तक फैल जाते हैं। उदाहरण के लिए यूरेना और जेनसियम आदि। कुछ बीज फलों के साथ पक्षियों द्वारा, जानवर द्वारा निगल लिया जाता है। बाद में पक्षी एवं जानवरों के द्वारा कहीं गिराने से फैल जाते हैं और नए पौधे का वहां पर जो है निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो जानवरों द्वारा कैसे बीजों का प्रकीर्णन होता है हम लोग ये समझ चुके हैं। अब आगे क्या है, फटने के कारण। तो फटने के कारण भी जो है बीजों का प्रकीर्णन होता है। परिपक्व होने के बाद कुछ फल झटके से फट जाते हैं। फटने के कारण उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। उदाहरण में भिंडी, अरंडी, बालसम आदि। तो ये जो तीनों उदाहरण दिए ना, ये जब ये बीज होते हैं, ठीक है, जब ये फटते हैं ना तो ये बहुत दूर तक चले जाते हैं और नए पौधे का जो है वहाँ पर जन्म हो जाता है। फिर लास्ट में क्या उदाहरण है, किसके द्वारा होता है, तो मनुष्यों के द्वारा। मनुष्य के द्वारा भी जो है बहुत ज़्यादा ही प्रकीर्णन होता है, क्योंकि मनुष्य बीजों का फैलाव में मदद करता है, खासकर खेती के दौरान। जब मनुष्य खेती करता है तब वो बीजों का प्रकीर्णन एक बहुत बड़े क्षेत्र में करता है और अपने मनचाहे तरीके से जो है फसल को उगाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग का यहाँ पर क्लियर हो चुका है, समझ चुके हैं अच्छी तरह से। इसको आप लोग कॉपी में जो है नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के जीवों के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग को मिलान करना है, तो हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। चलिए, तो इसका मिलान करते हैं। तो कली या मुकुल, तो कली या मुकुल जो है किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। फिर है आँख, तो आँख किस में होता है, तो आलू में होता है। फिर है खंडन, तो खंडन विधि से जन्म किसका होता है, तो स्पाइगरोगायरा का, स्पाइगरोगायरा हो गया। फिर है पंख, तो पंख में क्या होता है, मेपिल, पंख में क्या हो जाता है, मेपिल, ठीक है। फिर उसके बाद है बीजाणु, तो बीजाणु में आपका क्या हो जाएगा, डबल रोटी या फुफुंद, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 9 का ए का बी के साथ मिलान कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है हम लोग को टिक लगाना है, जो सही होगा। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो पादप का जनन भाग होता है, तो पादप का जनन भाग होता है उसका क्या, तो पादप का जो जनन भाग होता है उसका क्या कहते हैं उसको, तो उसको कहा जाता है पुष्प को। पुष्प को जो है पादप का जनन भाग्य कहा जाता है, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 यानी ख नंबर प्रश्न क्या है, मादा और नर और मादा युग्मक के युग्मन की परिक्रम कहलाता है। तो नर एवं मादा के युग्मक के युग्मक को परिक्रम को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है निषेचन। इसको क्या कहते हैं,
तो इसको कहा जाता है आपका निषेचन। ठीक है, जब नर एवं मादा का युग्मनक एक साथ मिलेगा ना तो क्या कहेंगे, उसको निषेचन कहेंगे। ठीक है, ख नंबर हो गया। फिर ग नंबर देखिए क्या है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो परिपक्व होने पर अंडाशय किसमें विकसित हो जाता है, तो फल में। जब देखिए अंडाशय विकसित हो जाएगा ना तब वो आगे जाकर जो है एक फल बन जाता है। क्या बन जाता है, तो फल बन जाता है। फिर घ नंबर क्या है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव कौन सा है, तो डबल रोटी का फफूंद। जो डबल रोटी का फफूंद होता है ना वो बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव होता है। फिर चौ नंबर देखिए क्या है, बायोफिल्म। जो ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वो है। तो ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है, तो ये जनन करता है आपका, ये किससे जनन करता है, तो इसको थोड़ा आंसर देख लेते हैं। तो ये जनन करता है आपका पत्ती के द्वारा। तो ब्रायोफिल्म किससे जनन करता है, तो पत्तियों के द्वारा ये जनन करता है। तो 4 नंबर भी एमसीक्यू हम लोगों ने देख लिया है। और इसी के साथ हमने जो है इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरा चैप्टर ही हम लोग समझ चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।